हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में आपके अपने चैनल वसीम फार्मा स्टडी में। हम लोग बात कर रहे थे महाराष्ट्र बोर्ड के फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का, जो कि सेकेंड ईयर का टॉपिक है। इसमें मैंने इसी टॉपिक का सेम टॉपिक का पार्ट 1 आपको एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। क्योंकि वो वीडियो लॉन्ग हो रही थी, इसलिए मैंने आपको वो वीडियो आधे में जाकर के रोक दिया था और बोला था कि इसके बाद की जो टॉपिक होगी वो दोबारा आएगी। तो अब यहाँ पे अगर आप दूसरे भी स्टेट वाले हो, जैसे मान लो कि आप कर्नाटका स्टेट वाले हो या गुजरात बोर्ड का है, आपका उत्तराखंड है या उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश, कोई भी ऐसे बोर्ड है, तो उन सब में ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है। आप किसी भी बोर्ड में हो, ये सब आप देख के जाओगे तो आप आराम से अच्छे मार्क्स के साथ में पास होगे। अब आते हैं सीधे जहाँ से हमने स्टॉप किया था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बट कंटिन्यू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर भी कर दे आपके अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2 पार्ट, ठीक है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पार्ट 1 भी देख लो अभी, जैसे मैंने सारा चीजें यहाँ पे स्क्रॉल डाउन किया। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 10 करना होता है। मतलब ये आपको शॉर्ट आंसर है, यहाँ से आपको 3 मार्क्स के आंसर होंगे। तो इस केस में आपको क्या दिया, डिस्क्राइब द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट में यूज होने वाले ड्रग, ठीक है ना। तो एथेरोस्क्लेरोसिस इतना याद रखो आप कि जो हमारे ब्लड वेसल्स में कहीं पे फैट का डिपोजिशन होता है, फैट जमा हो जाते हैं, जिसको एथेरोमा बोलते हैं। तो वो डिपॉजिट हो जाती है, जिसको आप बोलते हैं ना कि फैट कोलेस्ट्रॉल, वो सब जो वर्ड होते हैं वो वही होता है। तो ये क्या होंगे, दीज आर द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ये ऐसे ड्रग हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस में यूज होते हैं, उनको बोलते हैं हाइपोलिपिडेमिक या एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग के नाम से जानते हैं, या ठीक है ना। और इसके बाद में यहाँ पे दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एजेंट दैट आर यूज फॉर द टू लोअर इंक्रीज ब्लड लिपिड। अब जो ब्लड में लिपिड है वो इंक्रीज हो गया है, तो उसको लोअर करने वाले, मैंने बताया ना कि हमारा ये ब्लड वेसल्स है, इसमें लिपिड अगर बढ़ गया है तो इसको कम करेंगे, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। वही यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, ड्रग यूज टू रिड्यूस ब्लड क्लॉट्स, जिसको थ्रोम्बस बोलते हैं, में आल्सो रिक्वायर्स इन द ट्रीटमेंट एज वेल एज एंटी हाइपरटेंसिव में भी यूज एज पर सिचुएशन। समटाइम इसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से बीपी भी हाई हो जाती है। और मैंने आपको पिछले टॉपिक में अच्छे से बताया था कि एंटी हाइपरटेंसिव मीन्स होता है कि बीपी जो हाई हुआ है, इंक्रीज हुआ है, उसको फिर से नॉर्मल कर देना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या किया ड्रग यूज होंगे, तो हाइपोलिपिडेमिक या एंटी हाइपरलिपिडेमिक में इसमें क्या आते हैं, स्टेटिन आते हैं। स्टेटिन याद रखो, जैसे एटोरवास्टेटिन, परवास्टेटिन, लोवास्टेटिन या सीमोवास्टेटिन, बहुत रोजुवास्टेटिन, बहुत सारे करके आते हैं। स्टेटिन वाले सारे इसी के अंदर आते हैं। फिर फाइब्रेट में क्लोफाइब्रेट एंड सिप्रोफाइब्रेट करके आता है। बाइल एसिड, इसमें सेक्विस्ट्रेंट, इसमें कोलेस्टेपॉल, कोलेस्ट्रामाइन, ये सारी चीजें आती हैं। और डी नंबर में दिया है कोलेस्ट्रॉल एब्सॉर्प्शन इनहिबिटर, जिसमें एजिटिम आई करके आता है, और नियासिन आते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप याद कर लेना। एंटीप्लेटलेट ड्रग भी आते हैं, तो जिसमें एस्पिरिन, क्लोपिडोग्राल, एंटीकोगुलेंट भी आते हैं, जिसमें वारफेरिन, हिपेरिन, सारी चीजें आती है, ठीक है ना। अब हर एक के बारे में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताया गया है कि हाइपोलिपिडेमिक या एंटी हाइपरलिपिडेमिक क्या होते हैं। तो दीज आर ड्रग मेनली यूज टू एलडीएल। एलडीएल का फुल फॉर्म आप याद कर लो, डेंसिटी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है ना। लिपोप्रोटीन भाई ये लो डेंसिटी है, बट ये बहुत डेंजरस होता है। ये आपको अगर बॉडी के अंदर एलडीएल बढ़ गया है तो बहुत डेंजर होगा, इसीलिए इसको बढ़ने नहीं देना, इसको रिड्यूस कर देना। रिड्यूस मीन्स होता है कम करके रखना, ठीक है ना। या फिर ट्राइग्लिसराइड लेवल, एग्जांपल स्टेटिन इनहिबिट 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल ग्लूटाराइल को एंजाइम ए रिडक्टेज, ठीक है ना, विच इज द रेट लिमिटेड स्टेप। ये क्या है, रेट लिमिटेड स्टेप, मतलब कि इसी स्टेप पे अगर रोक देंगे तो आगे का नहीं बनेगा, ठीक है ना। फिर एंटीप्लेटलेट ड्रग क्या काम करते हैं, दीज ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम, ये भी एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, और या रिसेप्टर्स पे रिक्वायर फॉर द प्लेटलेट्स एक्टिवेट। प्लेटलेट्स देखो ये क्या है, प्लेटलेट्स के अगेन
क्योंकि ज़्यादा प्लेटलेट्स होंगे तो ब्लड का फ्लो नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी। और प्लेटलेट्स क्या करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में जाकर के वहाँ पे जो थ्रोम्बस है उसके साथ में बाइंड होते हैं, तो ज़्यादा अगर प्लेटलेट्स बनेगा तो ज़्यादा बाइंड होंगे और ब्लड फ्लो को रोकेंगे, ठीक। एंटीकोआगुलेंट, भाई देखो एंटीकोआगुलेंट क्या करते हैं, कोआगुलेशन मीन्स होता है थक्का जमना, ब्लड का क्लॉट बन जाना। तो एंटीकोआगुलेंट मतलब कि जो थक्का ना बनने दे। तो ये होते हैं जिसमें कौन कौन से आता है, विटामिन के आता है, और ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है थ्रोम्बिन का, ठीक है ना, बहुत सारे इसके अंदर दिए गए हैं। फिर टू बी एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेरेंटल रूट। जो हमारा पेरेंटल रूट आपको पता है कि जो हम लोग माउथ के अलावा, माउथ एक होता है ओरल रूट, ना होता है ओरल रूट, तो ओरल रूट के अलावा हम लोग अगर दूसरा रूट अपनाते हैं तो वो पेरेंटल में ज्यादातर आता है, ठीक है ना। तो इस केस में एडवांटेजेस आपको बताने हैं, तो क्या होता है, इट कैन बी एम्प्लॉय अनकॉन्शियस पेशेंट को, मतलब कि जो होश में नहीं उनको दे सकते हैं, अनकोऑपरेटिव पेशेंट को, ठीक है ना, उन सबको दे सकते हैं। ड्रग विच इरिटेट द स्टमक, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो स्टमक के थ्रू नहीं लिए जा सकते हैं या बहुत बिटर होते हैं, बहुत कड़वे होते हैं, तो उस केस में इसको हम नहीं दे सकते, बट ये हम इस केस यहाँ स्टमक में ना जाए, सीधे वेन में दे सकते हैं। और क्या दिया यहाँ पे, थर्ड नंबर क्या दिया है, इट अवॉइड ड्रग डिग्रेडेशन बाय डाइजेस्टिव जूस। तो इस तरीके से अगर आप सीधे वेन के अंदर दोगे, ड्रग को आपने वेन में दिया तो क्या होगा, वहाँ पे डिग्रेड नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टमक में जाएगा तो डिग्रेड होता है। स्टमक क्या करता है, हमारे ड्रग को कम कर देता है, उसका इफेक्ट को, बट यहाँ से इसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इस तरीके से बाय फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लीवर के पास भी नहीं जाएगा और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बच जाता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो लीवर के पास जब जाता है तो उसकी बोलते हैं। और इसमें एक्यूरेट डोज, आपको जितना चाहिए उतना ही आप इंजेक्शन के थ्रू दे दो, ठीक है ना, पैरेंटल में याद रखना है इंजेक्शन। और हैज़ रैपिड एक्शन, इंजेक्शन का काम देखो फास्ट होता है, टैबलेट आधे 1 घंटे के बाद काम असर करता है, बट पैरेंटल फौरन काम कर जाता है। यूजफुल इन मेडिकल इमरजेंसी के केस में इसको आप यूज़ कर सकते हो, किसी की जान बचाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इट इज़ यूजफुल इन केस ऑफ वोमिटिंग एंड डायरिया, अगर कोई हो रहा है बहुत ज़्यादा, किसी को वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, तो उसकी भी उसको रिकवरी करने के लिए फ़ौरन ये दिया जाता है। और आईवी फ्लूइड कैन बी लाइफ सेविंग इन सर्टेन केस, लाइक कोमा में अगर कोई जा रहा है तो फ़ौरन आईवी दे करके बचाने की कोशिश करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, वन एडमिनिस्टर डिफिकल्टी टू विदड्रॉ, हैंस लेस सेफ, ये थोड़ा सा लेस सेफ है, क्योंकि इसमें क्या है, विदड्रॉन का प्रॉब्लम आ सकता है, महंगा होता है, और इसको सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते, खुद से नहीं ले सकते। एसेप्टिक टेक्निक वगैरह इसमें यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर इंजेक्शन क्लीन नहीं रहेगा, उसको हीट नहीं किया रहेगा, बॉयल नहीं किया रहेगा, उसके अंदर अगर बैक्टीरिया रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। फिर 2 का सी, वो गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, हर एक का एग्जांपल आपको देना था। तो थ्रोम्बोलिटिक, थ्रोम्बोस मतलब वो लिटिक मीन्स होता है कि ब्रेक डाउन करना, और थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बस का अभी आपको बताया कि क्लॉट बनता है वहाँ पे, तो उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज और रेटिप्लेज, ड्यूटिप्लेज, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। एंटीप्लेटलेट्स अभी आपको बताया, एस्पिरिन, क्लोरोपिडोग्राल, इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, टीका ग्रेरॉल, 2-3 आप याद कर लो, ठीक है ना। इसके अलावा हेमेटेनिक्स, हेमेटेनिक्स ऐसे होते हैं जो ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प होते हैं, जैसे साइनोकोबालामाइन, फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन बी 12, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नोट भी करके दिए कि नोट एनी अदर सुटेबल एग्जाम्पल कैन बी, अब आप ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई दूसरा टीचर आपको दूसरा बताया होगा तो कोई भी चलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको यही लिखो तो चलेगा, कोई भी आप लिख सकते हो। और उसके बाद में टू डू क्लासीफाई कोलिनर्जिक, या जिसका दूसरा नाम है पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग को आपको क्लासीफाई करना है। तो एस्टर कोलिन के अंदर आता है, आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी सारी चीज़ें मैंने बता के रखा है। तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकॉल, अरेकॉल, इनहिबिटर ऑफ कोलिन एस्टिरेज एंजाइम, जिसमें ये भी आता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, यहाँ से देखो, इसके अंदर रिवर्सिबल आता है और इरिवर्सिबल आता है। रिवर्सिबल में नेचुरल अकरिंग, जिसमें क्या आता है, फेसोस्टिग्माइन, और इसमें क्या है, दूसरा क्या दिया है, सिंथेटिक में नियोस्टिग्माइन, पायरिडोस्टिग्माइन, ये सारी चीज़ आते हैं। इरिवर्सिबल में DFP, डाई आइसोप्रोपाइल एंड फ्लोरोफॉस्फेट, ठीक है ना, इकोथियोपेट, ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना। और OMPA क्या फुल फॉर्म होगा, ऑक्टामिथाइल पायरोफॉस्फेट अमाइड, ठीक है ना। इसके अलावा नेचुरल अकरिंग कोलिनोमिमेटिक ड्रग, जिसमें पिलोकार्पिन आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना। उसके बाद में डिफाइन ऑटोकॉइड,
ऑटो क्वाइट दिया गया है, इसमें एग्जाम्पल भी पूछा है और एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करोगे आप? फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ऑटोकॉइड क्या होते हैं स्टूडेंट? ऑटोकॉइड आर डाइवर्स सब्सटेंस, ये बहुत सारे सब्सटेंस हो सकते हैं विच बायोसिंथेसिस, ये इनका सिंथेसिस होगा एंड रिलीज होंगे बाय वाइड वेराइटी ऑफ सेल, बहुत सारे सेल इनको बनाते हैं। एंड एक्ट एट लोकल, ये लोकली एक्ट करेंगे, जहाँ पे फॉर्मेशन होगा बॉडी के जिस पार्ट पे, ये वहीं पे काम करते हैं। एंड द साइट ऑफ द रिलीज टू मेडिएट ए नंबर ऑफ पैथोलॉजिकल फंक्शन, और ये बहुत सारे काम करते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन देख लो, दे ऑल्सो कॉल्ड एज ए लोकल हार्मोन, मतलब जैसे हार्मोन अपने बॉडी के अंदर काम करता है वैसे ये भी काम करेंगे। और ऑटोकॉइड, अब यहाँ पे डेफिनेशन दिया दूसरा, ये लोकल हार्मोन है, ये थोड़ा इजी है, इसको ही आप याद करके रखो। लोकल हार्मोन है विच हैव हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इनके पास एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है एंड नेचुरली फाउंड इन द बॉडी, अपने बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, कभी एक्टिव फॉर्म में कभी इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख के रखो, हिस्टामाइन जो होता है ना, एलर्जी देखो, एलर्जी होता है ना, दांत का वो खुजली होती है एलर्जी के टाइम पे, एचिंग होता है, ये हिस्टामाइन की वजह से होता है। सेरोटोनिन का दूसरा नाम है 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन एंड ब्रेडिकाइनिन, एंजियोटेंसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे इसके अंदर ऑटोकॉइड के एग्जाम्पल हैं, याद रखना। अब फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन कई बार पूछा गया है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन को शॉर्ट में पीजीई बोलते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन के बहुत सारे इसमें वैरायटी हैं। क्या दिया है? स्मूथ मसल्स पे। अब फिजियोलॉजिकल रोल मैंने आपको मैं बता दूं कि बॉडी का यहाँ पे सारे पार्ट्स में आपको इसको बताना है कि कैसे क्या क्या इफेक्ट देता है। अगर स्मूथ मसल्स है तो आर्टरी पे जाकर के आर्ट्रियोलर स्मूथ मसल्स आर रिलैक्स बाय द पीजीई2 एंड पीजीआई2, मैंने बताया ना आपको, इसको पीजी बोलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं, ठीक है ना। अब आई2 ई2 इसके सारे बहुत सारे वेराइटी हैं। तो ये स्मूथ मसल्स पे काम करेगा और प्रोस्टाग्लैंडिन प्रमोट करता है वाइसोडाइलेटर, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा बाय एक्टिवेटिंग एडिनाइल साइक्लेज, ठीक है ना, एसी जिसको बोलते हैं, एसी को ये एक्टिवेट करेगा एंड फॉल इन द ब्लड प्रेशर, और इस तरीके से ब्लड प्रेशर को रिलीज करने में, कम करने में हेल्पफुल होता है ये। और रेस्पिरेटरी स्मूथ मसल्स इज रिलैक्स्ड बाय द पीजीई1 एंड पीजीई2 पीजीआई2, भाई ये जल्दी याद नहीं होता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, ठीक है ना। फिर भी आप ट्राई करना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें 4-4 5-5 पॉइंट दिए गए हैं, आप ट्राई करना कि थोड़ा थोड़ा ही याद हो जाए बट याद रहे। अगर जीआईटी पे काम करेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे, तो पीजीई2 क्या काम करेगा? इज नोन टू इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन होता है उसके इनहिबिशन को रोकता है एंड प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल म्यूकोसा दोनों को, क्योंकि एसिड है और एसिड ज्यादा रिलीज होगा तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए एसिड को कम रिलीज कराओ और सेफ रहेगा। क्यों? कौन सेफ रहेगा? जो हमारा ड्यूडेनल का म्यूकोसा है, ड्यूडेनल आपको पता होगा कि ये ड्यूडेनम हमारे जो पार्ट होता है स्टमक के बाद में, उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना, ये ड्यूडेनम ये पार्ट होता है, ठीक है ना। और पीजीई2 और पीजीएफ2, ठीक है ना, कॉज द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ गट मसल्स, उसको भी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। प्लेटलेट्स एग्रीगेशन में ये इसमें कौन है भाई? प्रोस्टाग्लैंडिन इफेक्टिवली इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन, जो मैंने बताया इससे पहले टॉपिक में कि प्लेटलेट्स क्या होता है, एग्रीगेट होता है, इकट्ठा होता है तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो उसको इकट्ठा नहीं होने देना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे काम करेगा कौन? पीजीई2 पीजीएफ2 अल्फा एंड हैव मार्क्ड ऑक्सीटोसिन एक्शन, ऑक्सीटोसिन पे ऊपर, ठीक है ना। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन आल्सो नोन टू बी द इन्वॉल्व इन द कॉजिंग इन्फ्लामेशन में काम आता है, पायरेक्सिया में, ठीक। उसके बाद में ब्रोंकोडायलेटर। अब देखो ब्रोंकोडायलेटर आपको मैं बताऊं तो ब्रोंकोडायलेटर मतलब कि ये अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर रहा है, जो हमारा लंग्स है इसकी बात कर रहा है। और इसमें क्या होता है, मान लो थोड़ा सा मैं अलग से बता रहा हूँ, ये है तो इसमें क्या होता है, म्यूकस वगैरह जमा हो गया या ब्लड वेसल्स यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाता है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन पास करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए क्या करो, इसको और डायलेट करा दो, चौड़ा करो, ठीक है ना। इसको डायलेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब क्या होगा, आसानी से यहाँ से ऑक्सीजन पास हो जाएगी। तो नैरो हो गई, नैरो कब होती है? सर्दी की होती है ना, सर्दी होती है तो उस टाइम पे होता है, ठीक है ना, कफ होता है, सर्दी वगैरह होता है, ठंडी लगती है उस टाइम पे, नैरो हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उस टाइम पे इसको वाइड करवा दो, ठीक है ना। तो वही दिया है, डिफाइन एंड क्लासिफाई ब्रोंकोडायलेटर्स,
क्या दिया है, दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एजेंट विच कॉज डायलेशन ऑफ ब्रोंकिया एंड आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। अस्थमा या सर्दियों में सब यूज होता है। एग्जाम्पल एड्रीनेलिन, आइसोपिनेलिन, ऑर्सिपिनेलिन, सॉल्बिटामॉल, अमाइनोफाइलिन, एफेड्रिन, ऐसी सारी चीजें, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन वही सारी क्लासिफिकेशन है। बीटा टू सिंपैथोमिमेटिक जिसमें शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग आता है, सॉल्बिटामॉल, टर्बिटालाइन और सालमेट्रॉल एंड फॉर्मोट्रॉल, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एंटीकोलिनर्जिक्स आता है, इसमें भी शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग सारी चीज़ें आता है। क्या क्या है इसमें, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, सारी चीज़ें दिया है। थियोफाइलिन हो गया, सारी चीज़ें आप याद कर लेना। इसके अलावा ब्रोंकोडायलेटर्स, तो इससे पहले हमने क्या देखा था, ये बीटा वन वाले देखा, एंटीकोलिनर्जिक देखा, अब ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब दो तरीके से क्लासीफाई किया गया। दूसरा क्लासिफिकेशन है सिंपैथोमिमेटिक में सॉल्बिटामॉल, टर्बिटालाइन, एड्रेनालिन, आइसोप्रेन, वही सब दिया हुआ है, ज़ैंथीन, थियोफाइलिन, और ये थोड़ा इजी दिया, ये क्लासिफिकेशन थोड़ा इजी दिया, आप इससे पढ़ लेना। क्लासिफाई एंटी कन्वर्जन। अब एंटी कन्वर्जन क्या है, एंटी कन्वर्जन को बोलते हैं एपिलेप्सी भी बोलते हैं, एपिलेप्सी, ठीक है ना, या इसको सीजर भी बोलते हैं, CIZURE, या इसको हिंदी में बोलूँ तो मैं अकड़ी, अकड़ी बोलते हैं, ठीक है ना। अकड़ी आती है ना अचानक से, तो उसको बोलते हैं। तो अब अकड़ी में यूज होने वाली ड्रग, अब अकड़ी भी कई टाइप की होती है, उसके डिपेंडिंग अपॉन किस पे कि वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेस पे। तो अब यहाँ पे जैसे मान लो एक टाइप की अकड़ी ये भी है, ड्रग यूज इन द ग्रांडमल एपिलेप्सी, ये भी एक टाइप का एपिलेप्सी है, ग्रांडमल, पेटिटमल, ये एक पेटिटमल एक टाइप का होता है, एक होता है साइकोमोटर होता है, ठीक है ना। और एक ये भी दिया है, ठीक है ना, कॉर्टिकल टाइप का एपिलेप्सी। तो सारे एपिलेप्सी का स्टेटस एपिलेप्टिक बहुत सारे हैं, सबके अलग अलग दिए हैं। तो हर एक टाइप के एपिलेप्सी में क्या क्या यूज होता है, मिनिमम आप एक दो एग्जांपल याद रखो, फेनिटोइन याद कर लो, फिनोबार्बिटोन याद कर लो, इसमें भी आप याद कर लो, पैरामेथाडायोन याद कर लो, या इथोसक्सीमाइड याद कर लो, इसमें भी आपको फेनिटोइन सेम कॉमन है, ठीक है ना। फेनिटोइन लगभग सब में ऑलमोस्ट कॉमन है, इस केस में आपको डायजिपाम याद कर लो। तो एक क्लासिफिकेशन ये हो गया, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, जो भी आपको इजी लगेगा वो पढ़ लेना, ठीक है ना। ये जो दूसरा वाला क्लासिफिकेशन है, इसको मैंने फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री में समझाया है आपको, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में होगी, आप जाकर के देख लेना, नहीं तो यहीं से आप याद कर लो। तो क्या है, हिडन टोइन डेरिवेटिव जिसमें फेनिटोइन आता है, बारबिटूरस, फिनोबार्बिटोन, सक्सीमाइड, इथोसक्सीमाइड, ठीक है ना, ऑक्साजोलिडायोन जिसमें ट्राइमेथाडोन आता है, और बेंजोडायजिपिन करके डायजिपाम आता है, इम्यूनोस्टिलबिन में कार्बामाजिपिन आता है, एलिफैटिक में सोडियम वाल्प्रोएट आता है, और फेनाइल ट्राइजिन में लेमोट्राइजिन आता है, साइक्लिक गाबा एमानोला में क्या आता है, गाबापेंटिन, सारी चीजें आप याद करके रखो, ठीक है। ये आपको क्लासिफिकेशन आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको बताऊं मैं डेफिनेशन, डिफाइन डायूरेटिक। डायूरेटिक क्या है, डायूरेटिक मतलब कि अगर यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा है, यूरिन ज्यादा नहीं बन रहा है, तो यूरिन को बढ़ाओ, ठीक है ना। तो यूरिन बढ़ाने के लिए जो भी ड्रग यूज करेंगे, तो उससे पहले लगा देते हैं डाई। डाई मीन्स याद रखना कि क्या, कोई चीज दो दो हो जाना, पहले कुछ था अब उसका दो गुना हो जाना, मतलब बढ़ जाना। तो ऐसे यूरिन का आउटपुट बढ़ाने वाले ड्रग को डायूरेटिक कहते हैं। दो गुना हो कर देना, कहने का मतलब ये दो मैं इसलिए यूज कर रहा था कि आपको पता चले, वैसे यहाँ पे दो से कोई रिलेशन नहीं है, बस इतना याद रखो कि डायूरेटिक मीन्स की यूरिन का आउटपुट बढ़ा देने वाले। तो कैसे बढ़ाएंगे, ड्रग दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ये हो गया ड्रग दैट इंक्रीज द यूरिन वॉल्यूम एंड कॉज लॉस ऑफ। अब यूरिन जब जाएगा तो यूरिन अकेले नहीं जाता, उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी बॉडी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। इंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ डायूरेटिक, कब आप यूज कर सकते हो, दीज आर यूज एलोन, कभी कभी एलोन भी यूज कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग। और इसको खास करके बीपी के केस में, क्योंकि देखो बीपी के केस में बीपी हाई रहता है, लेकिन अगर उसको हम दे देंगे डायूरेटिक तो वो वॉशरूम जाएगा, फिर पानी पिएगा, मतलब बाद में प्यास लगेगी, तो इस तरीके से क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो उस केस में भी डायूरेटिक दिया जाता है। और इतना याद रखो कि जिसका बीपी हाई रहता है वो वॉशरूम ज़्यादा जाता है, उसको यूरिन ज़्यादा आती है, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा बीपी हाई रहेगा तो किडनी के पास भी ज़्यादा ब्लड जाता है, बहुत सारे रीज़न है इसके। और इसमें देखो क्या फिर दिया गया है, दीज आर यूज फॉर शॉर्ट टर्म थेरेपी इन कंट्रोलिंग एडिमा। एडिमा बॉडी के अंदर कहीं लिक्विड का जमा हो जाना, फ्लूइड का जमा हो जाना, उसको बोलते हैं। जैसे में थायाजाइड डायूरेटिक भी यूज किया जाता है, सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक है ना। और इसके अलावा दीज आर ड्रग यूजफुल इन द एडजुवेंट फॉर द मैनेजमेंट हाइपरटेंशन क्राइसिस, हाइपरटेंशन, फिर वही सारी चीज़ें, और किडनी फेलियर में यूज किया जाता है, सेम सारी चीज़ें रिपीट की गई हैं।
दीज आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन, पॉइजन के केस में दे दो ताकि क्या हो, ब्लड ज्यादा से ज्यादा फिल्टर हो, ज्यादा से ज्यादा फिल्टर होगा तो ज्यादा से ज्यादा यूरिन बनेगा और पॉइजन अपना बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 2i, व्हाट इज द इंसुलिन यूज फॉर, इंसुलिन क्यों यूज करते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताओ। तो इंसुलिन आपको बताओ कि ये डायबिटीज के केस में यूज करते हैं। इंसुलिन इज यूज फॉर द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जिसको टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, IDDM, शॉर्ट में IDDM बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। मतलब इस केस में आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, इसमें आपको टैबलेट लेने से काम नहीं चलता है, इसमें आपको इंसुलिन ही लेना पड़ता है, ठीक है ना। आपको पूरा फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में बताया हूँ। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं, पेरेंटल कॉमन रूट होता है, इसमें सबक्यूटेनियस रूट होता है, ठीक है। इसको टैबलेट नहीं आता है, टैबलेट लोगे तो ये डाइजेस्ट हो जाता है। पहले मैं बता दूं, इसका टैबलेट आज तक का बना ही नहीं, बनेगा ही भी नहीं इसको, क्योंकि खाओगे, क्योंकि इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है और प्रोटीन खाओगे आप तो डाइजेस्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से ये इसको इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है। और एडवर्स इफेक्ट देख लो, रेडनेस हो सकता है क्योंकि इंजेक्शन है, इंजेक्शन लगाओगे तो रेड तो होगा ही, स्वेलिंग आ जाएगी, ईचिंग तो होगा ही जहाँ पे आपने यूज किया है। और चेंज इन द फील ऑफ योर स्किन, स्किन का कलर चेंज हो जाता है, स्किन थिकनेस हो जाता है, और लिटिल डिप्रेशन इन द स्किन, स्किन में और सारा सब हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और ओवरडोज की वजह से हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। एंथेलमेंटिक्स क्या होते हैं, एंथेलमेंटिक्स याद रखो कि ये कीड़े वाली दवा, पेट में कीड़े पड़ते हैं तो उसके लिए, जैसे वर्म जिसको आप बोलते हो, उसको किल करने के लिए, जैसे कौन कौन सी गोली आती है पेट के कीड़े के लिए, इंटेस्टाइन के कीड़े के लिए, वो है मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, ये सारे डुजोल वाले ज्यादातर होते हैं, पैरेंट्रल ये करके आते हैं, बहुत सारे हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। यूज ऑफ परगेटिव इज एसेंशियल विद द पाइपरेजिन, अगर पाइपरेजिन यूज कर रहे हो तो उसके साथ में थोड़ा परगेटिव भी आप यूज कर लो। इसके अलावा और क्या दिया है, एंथेलमेंटिक आर इधर वर्मीसाइडल, या तो कीड़े को पूरी तरीके से किल करेगा या वर्मी फ्यूजल, उसको फ्यूज कर देगा, ठीक है ना, मतलब थोड़े टाइम के लिए। तो 10 आफ्टर किलिंग और पैरालाइजिंग, तो फिर क्या होता है, कीड़ा है भाई, पेट का कीड़ा है, पेट के कीड़े को आपने क्या करते हैं, किल कर दिया इंटेस्टाइन के कीड़े को या फ्यूज कर दिया, तो वो पैरालाइज हो जाता है, और उसके बाद में क्या हो जाता है, दिस शुड बी एक्सपेल आउट, फिर वो बाहर हो जाता है इंटेस्टाइन से, वॉशरूम के थ्रू चला जाता है, ठीक है ना। वो सारी चीजें दे रखी है, आसान है, आप याद कर लेना। उसके बाद में 2K, गिव एग्जाम्पल एंड थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक में आ जाएंगे तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्या है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक आर सो नेम बिकॉज दे आर कंपोज ऑफ अमाइनो शुगर, इसके पास में ये है एंटीबायोटिक एक्चुअली, बट इनके पास में अमाइनो शुगर होता है, ठीक है ना, इसकी वजह से इनको अमाइनो ग्लाइकोसाइड कहते हैं, कनेक्टेड बाय द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जिससे क्या है, इसके अंदर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछेगा अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक क्या है, एग्जाम्पल बताओ, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, नियोमाइसिन, कानामाइसिन, सारी चीजें, सारे माइसिन याद अब यहाँ पे लिख देना। फिर उसके बाद में अमाइनो ग्लाइकोसाइड आर यूज इन द ट्रीटमेंट फॉलोइंग केसेस में, प्राइमरी एंड ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, टीबी के केस में इसको यूज कर सकते हैं, और सीवियर इन्फेक्शन ऑफ एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम होता है तब भी ये सारे एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, और यूरिनरी, अगर रूट में यूरिन के हमारे रूट में कोई प्रॉब्लम होगा तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे दिया हुआ है बैक्टीरियमिया, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड स्ट्रीम, एमिया वर्ड आया है, एमिया मीन्स होता है कि ब्लड ही होता है, ठीक है ना। तो अगर बैक्टीरिया अगर ब्लड में आ गए तो उसके ट्रीटमेंट में, या सेप्टिसेमिया, एन इन्फेक्शन दैट अकर्स व्हेन द बैक्टीरिया अगर ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर रहे हैं या पूरी तरीके से डेवलप हो गए हैं, तो उस अगर आपको मीनिंग नहीं लिखना मत लिखना, बट ये सारे दोनों वर्ड आप जो हाईलाइट किया हूँ वो आप याद कर लेना। और एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डियम जो होता है हमारा हार्ट का जो लेयर होती है, वहां पे अगर सूजन वगैरह होता है उस केस में भी यूज करते हैं। अब यहाँ तो हमने एंड किया 3 मार्क्स वाले, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है ना, जितने भी 1 मार्क वाले लास्ट वाले हैं। तो कार्डियोटोनिक क्या होते हैं, आयन एजेंट विच कॉजेज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, उसको बोलते हैं, मतलब ये इतना याद रखिए कोई भी ड्रग जो क्या कर सकता है, ऐसे ड्रग जो हार्ट के का एक्शन को इंक्रीज करेगा उसको बोलते हैं कार्डियोट्रोपिक, ठीक है ना, ये बात हो गई आपके लिए। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नोट्रोपिक, तो इसमें पैरासिटाम एंड
मोडाफिनिल करके आप याद कर लो। और भी बहुत सारे हैं, कैफीन हो गया, गिंगो, कोई भी एनी टू आप लिख सकते हो, सब सही जाने वाला है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है एनी अदर टू करेक्ट एग्जाम्पल, आप कुछ भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और गिव द फुल फॉर्म ऑफ NSAID कई बार बता के रखता हूँ मैं, अपने अक्सर लेक्चर में बताते रहता हूँ, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है ना, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये हो गया। मेंशन टू ग्रुप ऑफ मेडिसिन दैट कम अंडर द बायोलॉजिकल्स, बायोलॉजिकल्स के अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं, तो ब्लड प्रोडक्ट में वैक्सीन, एंटी टॉक्सिन, सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे स्टेम सेल, ये इन सब से, तो इन सब को आप यहाँ पे लिख सकते हो। न्यूक्लिक एसिड, कोई भी आप यहाँ पे एनी टू मेडिसिन लिख सकते हो। गिव रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, अगर सॉल्बिटामॉल लेना है तो ओरल भी ले सकते हो, आईवी भी ले सकते हो, इनहेलर, ठीक है ना। नियोस्टिग्माइन भी आप कैसे लिख सकते हो, ओरल, आईवी, सारी चीज़ों से आप ले सकते हो। और उसके बाद में ये सिर्फ आंसर यहाँ पे लिखा गया है, क्लोरोक्साजोन इज यूज एज अ सेंट्रल एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट, सॉरी। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद में जी वाला, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एंटी डायरिया, डायरिया के केस में यूज होने वाले ड्रग कौन से, केओलिन, पेक्टिन, सारी चीजें आप डायरिया में यूज कर सकते हो। एनी टू आप लिख सकते हो, आसान है। आप पेपर में देख लेना, पेपर अपने सामने रखो और उसके बाद ये सारा लेक्चर सुनते जाओ, सारे आंसर लिखते जाओ, ठीक है ना। नेम द एंटीडोट फॉर द आयरन पॉइजन, कोई आयरन बहुत ज्यादा खा ले तो उसके लिए आप क्या यूज करने वाले हो, डेफरॉक्सामाइन यूज कर सकते हो आप वहाँ पे। तो ये ठीक है ना। आई वाला पॉइंट, व्हाट इज द थेरेप्यूटिक इंडेक्स, थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, इट इज द रेशियो, ये एक रेशियो होता है जिसमें लीथल डोज टू मीडियम इफेक्टिव डोज, दोनों का क्या किया जाता है, यहाँ पे रेशियो निकाला जाता है। मतलब थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज इक्वल टू लीथल डोज और मीडियम इफेक्टिव डोज, ठीक है ना, LD/ED। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, कई बार पूछा गया है। मेंशन ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ बेलाडोना पॉइजनिंग, कोई बेलाडोना पॉइजन, एट्रोपा बेलाडोना या एट्रोपिन ये सब खा लेता तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए आपको जो ये यूज़ करना पड़ेगा, फिजियोस्टिग्माइन या नियोस्टिग्माइन आप यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइलोथेन, क्वेश्चन में ये था, तो क्या है वो, इनहेलेशन, आंसर क्या होगा यहाँ पे, इनहेलेशन। उसके बाद में आपको यहाँ पे आई वाला पॉइंट, एल वाला पॉइंट है, मेंशन टू कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक, तो क्या क्या, जैसे एलोपेशिया, हेयर फॉल हो जाना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बोन मैरो कम हो जाता है, एनोरेक्सिया, ल्यूकोपेनिया, एनीमिया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद में एम, गिव वन एग्जांपल ऑफ मिड्रियाटिक, मिड्रियाटिक आपको बताया था क्या होता है, मिड्रियाटिक में मायोटिक और मिड्रियाटिक से पहले ही बताया था कि प्यूपिल का डायलेट करना, जो आंखों में हमारी प्यूपिल होती है, ठीक है ना, उसको डायलेट कर देना, बढ़ा देना, उसी को बोलते हैं मिड्रियाटिक, ठीक है ना। तो ऐसे ड्रग जो इसमें हेल्पफुल होता है उसको बोलते हैं, जैसे फिनाइलेफ्रिन, एड्रेनालिन, एट्रोपिन, ये सारी चीज़ें हैं। और भी यहाँ पे, अब यहाँ पे शॉर्ट में एन वाला क्या है, माओ इनहिबिटर क्या होते हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं। मेंशन द थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ईच, तो यहाँ पे क्वेश्चन में था, आप क्वेश्चन देख करके सारा आंसर लिख लो। यहाँ पे क्या था, मेथिमाजोल है, मेथिमाजोल क्या है, एंटी थायराइड है और हाइपर, इसमें किस में यूज होते हैं, इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। जब हमारे बॉडी में क्या होता है, आयोडीन की कमी होती है, हाई ज़्यादा हो जाती है, क्या दिया, इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ज़्यादा होता है, ठीक है ना, थायराइड ज़्यादा बढ़ गया है तो उसकी कमी से ये, ठीक है ना, उसको यूज़ करते हैं। मेटफॉर्मिन कहाँ पे यूज़ करते हो, ये डायबिटीज़ के केस में यूज़ करते हो, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और पी वाला क्या दिया, फुरासामाइड कहाँ पे है, ये डायबिटिक में यूज़ करते हैं। ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ प्रोड्यूस बाई, वहाँ पे ऑप्शन था तो आप हिस्टामाइन, आप यहाँ पे आंसर होगा। पेपर आप सामने रखोगे तभी आप समझ पाओगे, थोड़ा सा आप पेपर का प्रिंट आउट लेकर के सामने रख लो, नहीं अपने मोबाइल फोन में अलग से PDF आप देख लो। उसके बाद में एसाइक्लोवीर क्या है, एसाइक्लोवीर एक एंटीवायरल है और फ्लूकोनाजोल क्या है, एंटी फंगल है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और एस वाला होगा, दिस ड्रग इज का क्या दिया है, दिस ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेशन द प्रेगनेंसी, तो टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना। और डेल, वहाँ पे ऑप्शन था डेल वाइसोमोटर रिवर्सिबल इज शोन बाय द एड्रीनेलिन। तो ये सारा आंसर हो गया। इससे पहले भी मैंने 40 मिनट की फर्स्ट वीडियो थी, 40 मिनट की, और ये भी लगभग आधे घंटे की वीडियो हो गई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, दोनों देख लेना। अगर आप ये देख के वो भी देख सकते हो, जैसे भी आपको आसानी लगे। तो वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। और इसका नोट्स ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, आपको जहां वो वीडियो है पहले वाली, उसी के नीचे पूरे PDF का नोट्स आपको मिल जाएगा, आप जाकर के प्रिंट आउट ले सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लास्ट में फिर से मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ आप।
नेक्स्ट ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट आपको मिलते रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।